नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों आज बात करेंगे कि क्यों भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी बॉर्डर पर लगभग 50,000 किलोग्राम के बमों की एक वर्षा करने जा रही है। दिन है 17 फरवरी और जगह है पोखरण। ये वही पोखरण है जहां 1999 में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था और एक बार फिर पोखरण की धरती यहाँ पर थरथराने वाली है। ये बम वर्षा किसी एक प्लेटफॉर्म से या किसी एक एयरक्राफ्ट से नहीं की जाने वाली, बल्कि भारतीय वायुसेना के अक्रॉस दी बोर्ड जितने भी प्लेटफॉर्म भारतीय वायुसेना के पास अवेलेबल हैं उन सभी से इस बम वर्षा को किया जाना है और एक बार फिर भारतीय वायुसेना अपना पराक्रम यहाँ दिखाने जा रही है। ये इवेंट कोई युद्ध है या युद्ध की तैयारी, ये आज हम अपने इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन अब हम यहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी सेना में एक कहावत है, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर, यानी कि आप शांति काल में जितना पसीना बहाओगे आपको युद्ध काल में उतना कम खून बहाना पड़ेगा। और इसी मोटो को ध्यान में रखते हुए हमारी तीनों फौजें यानी कि हमारी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स लगातार ऐसी ड्रिल्स करती रहती हैं, लगातार ऐसी एक्सरसाइजेस करती रहती हैं जहां पर वो अपने पराक्रम को, अपने कोऑर्डिनेशन को और अपने हथियारों की धार को लगातार टेस्ट करते रहते हैं। और ये जो एक्सरसाइज यहाँ पर होने जा रही है ये भी इसी तरह की एक एक्सरसाइज का पार्ट है। भारतीय वायुसेना 1953 से एक एक्सरसाइज करती हुई आ रही है और ये एक्सरसाइज हर 3 सालों के गैप पे की जाती है। इस एक्सरसाइज का नाम है वायु शक्ति और इस साल 17 फरवरी को पोखरण में यही एक्सरसाइज की जानी है और इस एक्सरसाइज का नाम इस बार है वायु शक्ति 2024। इससे पिछली एक्सरसाइज 2019 में की गई थी। हालांकि 3 सालों में ये एक्सरसाइज की जाती है, बट 2019 के बाद जब 2022 आया तो उस समय रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इस एक्सरसाइज को कुछ समय के लिए टाल दिया गया था और अब इस साल इस एक्सरसाइज को कंक्लूड किया जा रहा है। इस साल के एडिशन में लगभग 121 एयरक्राफ्ट इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। जहां अगर फाइटर्स की बात की जाए तो सुखोई 30 MKI, जैगुआर, मिराज और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और इसके अलावा फ्रेंच रैफाल भी पहली बार इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। यहाँ पहला मौका होगा जब हम राफेल की फायर पावर का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पहली बार देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो यहाँ पर C-130J हरकुलिस जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं जैसे कि अपाची हेलीकॉप्टर या फिर LCH जो हमारा प्रचंड हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर चिनूक भी पार्टिसिपेट कर रहा है जो कि एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू यहाँ पर पूरा जो एक्सरसाइज है वो कंक्लूड की जाएगी। इसके अलावा एयरफोर्स की स्पेशल कमांडो यूनिट गरुड़ा का भी यहाँ पर परफॉर्मेंस है और आर्मी की भी कुछ स्पेशल यूनिट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएंगी, जहाँ पर आर्मी की हॉविट्जर को यहाँ पर हॉविट्जर की जो लिफ्टिंग कैपेबिलिटी है चिनूक की वो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट की जाएगी। M777 हॉविट्जर को लिफ्ट करेगा चिनूक जो कि एक 38 किलोमीटर से ज़्यादा की मार्क करने वाली एक हॉविट्जर है और इसको हायर ऑल्टीट्यूड पे किस तरह डिप्लॉय कर सकती है इंडियन एयरफोर्स, ये कैपेबिलिटी यहाँ पर शो कराई जाएगी। इसके अलावा एयरफोर्स यहाँ पर सरफेस टू एयर मिसाइल जैसे कि आकाश और समर उनका भी यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रही है। UAVs का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर होगा। इसके अलावा यहाँ पर नेत्रा एयरक्राफ्ट और रिफ्यूलर्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो कह सकते हैं कि एयरफोर्स अपना जो फुल स्पेक्ट्रम का जो वॉर प्लानिंग्स हैं उसकी बुक्स के अकॉर्डिंग जो भी उसने अब तक सीखा है वो सब यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करने जा रही है। और ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो लगभग नियर टू रियलिस्टिक सिचुएशंस में की जाएगी। यहाँ पर जो टारगेट्स भी होंगे वो सिमुलेटेड एनिमी जो टारगेट्स हैं उनके फॉर्म में दिए जाएंगे, जैसे कि ब्रिजेस हो गए या फिर एम्यूनेशन डिपोज हो गए या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग जो कि जिसका टारगेट बना करके उसके ऊपर प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब से या फिर मिसाइल से उसको हिट किया जाएगा। तो यहाँ पर एयरफोर्स अपनी पूरी फायर पावर का डेमोन्स्ट्रेट करने जा रही है। इसके अलावा एयरफोर्स यहाँ पर अपने डेटा सेंट्रिक नेटवर्क को भी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करेगी कि किस तरह एवॉक्स के थ्रू वो पूरी हर एक यूनिट जो पूरे देश के जो बेसेस हैं वो एक यूनिट के साथ किस तरह कनेक्ट होते हैं, किस तरह इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह इस पूरे वॉर सिनेरियो को जो है यहाँ पर प्ले आउट किया जाता है वो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये सभी अलग अलग बेसिस से फ्लाई करेंगे, जो कि नॉर्मली रियलिस्टिक वॉर में होता है, क्योंकि वॉर के सिचुएशन में कौन से बेसिस से कौन से एयरक्राफ्ट आए हैं ये मैटर नहीं करता, बट दे ऑल कोऑर्डिनेटेड थ्रू अ वन
डेटा सेंटर, एक कंट्रोल कमांड सेंटर होता है, उसके थ्रू ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैंडल आउट की जाती हैं। तो इन सब की डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर की जानी है। अगर फायर पावर की बात की जाए तो एयरफोर्स लगभग 50,000 किलोग्राम के बॉम्ब्स यहाँ पर लगभग 2 किलोमीटर का जो रेडियस है एयर टू ग्राउंड रेंज का पोखरण में, वहाँ पर बरसाने जा रही है। और यहाँ पर हर तरह के वेपन यूज़ किए जाने हैं, कन्वेंशनल वेपन्स, लेज़र गाइडेड वेपन्स, रॉकेट्स, एयर टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, तो सब तरह की मिसाइल, सब तरह के वेपनरी सिस्टम्स को यहाँ पर यूज़ किया जाना है। सो एयरफोर्स यहाँ पर एक बहुत मैसिव एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट करने जा रहा है, जहाँ वो अपनी फुल स्केल फायर पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा है। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक्सरसाइज जो है वो वॉर का एक तरह से फुल ड्रेस रिहर्सल है। देखिए, हम नॉर्मली एयरफोर्स को जब देखते हैं किसी रिपब्लिक डे परेड में या फिर एयरफोर्स डे के जो एयर शोज़ होते हैं उसमें, तो फाइटर एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पर फॉर्मेशंस में फ्लाई करते हैं या फिर यहाँ पर मनूवर्स करके दिखाते हैं, रोल ओवर, टॉप वर्टिकल, चार्ली, इस तरह के मनूवर्स करके दिखाते हैं। बट यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट वो चीज़ करते हैं जिसके लिए वो बने हैं। एयर शोज एक तरह से रैंप वॉक्स हैं एयरक्राफ्ट के, बट ये जो है ये उनकी लीथैलिटी को दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि उनकी एक्चुअल फायर पावर क्या है, वो किस लिए बने हैं और वो किस तरह की तबाही यहाँ पर मचा सकते हैं। तो आपके एयरक्राफ्ट का, आपके प्लेटफॉर्म का जो फुल स्केल डेमोन्स्ट्रेशन है वो इस तरह की एक्सरसाइज में हमें देखने को मिलता है। सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वायु शक्ति जहाँ पर फायर पावर का एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन होता है। हर 2-3 साल बाद जो न्यू सिस्टम्स ऐड ऑन होते हैं सिस्टम में, जैसे कि रेफाल्स अभी हमने ऐड किया है पिछले कुछ सालों में, उसका पहली बार यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन होने जा रहा है। तो इस तरह से नए सिस्टम, नए क्रू मेंबर्स वो हर कुछ सालों बाद चेंज होते हैं, तो उन सब की कैपेबिलिटी का एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर हर कुछ सालों बाद किया जाता है। तो एक तरह से वॉर का जो रेडीनेस है आपकी, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन भी होती है वो वॉर लाइक सिचुएशंस में इस तरह की एक्सरसाइजेस को कंडक्ट किया जाता है। अगर टारगेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर एनिमीज के सिमुलेटेड टारगेट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर डंप डिपोज होंगे, उनको टारगेट करना होगा, या ब्रिजेस होंगे, उनको टारगेट करना होगा, या फिर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को डिस्ट्रॉय करना है, उसकी प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पर बहुत तरह के जो एनिमी टारगेट्स हैं उन सभी की प्रैक्टिस इस तरह की एक्सरसाइजेज में की जाती है। अब इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में बताता हूं और बताता हूं कि ये आजकल की 21वीं सदी में क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइजेस को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, जिसमें पहली तो होती है डोमेस्टिक मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जहां पर कोई एक फोर्स अपने खुद के पर्सनल के साथ एक्सरसाइज में लगी हुई, जैसे कि वायु शक्ति एक इसी तरह की एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। यहाँ पर 2 से ज़्यादा फोर्सेस भी एक साथ इंक्लूड की जा सकती हैं, जैसे कि आर्मी नेवी दोनों मिलकर के एक एक्सरसाइज को कंडक्ट करें, या फिर तीनों सेना एक साथ मिलकर के एक्सरसाइज को कंडक्ट करें। तो ये सब डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज आती हैं। फिर इसके बाद आती हैं बायलैटरल एक्सरसाइजेज, जहाँ पर 2 देश एक दूसरे के साथ मिलकर के इस तरह की एक्सरसाइजेज करते हैं। और तीसरी तरह की एक्सरसाइज होती हैं मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेज या फिर मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेज, जहाँ पर बहुत सारे देश एक दूसरे के साथ मिलकर के वहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइजेज करते हैं। सो अगर डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज की बात की जाए तो हमारी फोर्सेस यानी कि नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों ही इस तरह की एक्सरसाइजेज को अपने लेवल पर कंडक्ट करती हैं। जैसे कि एयरफोर्स की वायु शक्ति हो गई, आर्मी की विजय प्रहार नाम की एक्सरसाइज होती है, इसी तरह पश्चिम लहर जो है वो नेवी की एक्सरसाइज है। तो ये तीनों ही फोर्सेस जो है वो अपने लेवल पर इस तरह की एक्सरसाइजेज कंडक्ट करती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज भी होती हैं जो कि 2 फोर्सेस मिलकर के कंडक्ट करती हैं, या 2 से ज़्यादा फोर्सेस मिलकर के कंडक्ट करती हैं। तो इस तरह की एक्सरसाइजेज भी बहुत कॉमन है। अभी आने वाले टाइम में गगन शक्ति नाम की एक एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट की जानी है, जहाँ पर 1 से ज़्यादा फोर्स इंक्लूड होगी। इसके अलावा अगर बायलैटरल हमारे जो एक्सरसाइजेज हैं उनकी बात की जाए तो हम दुनिया के लगभग बहुत सारे देश, जितने बड़े देश हैं, जितने पावरफुल आर्मीज हैं दुनिया की, उन सभी के साथ हम इस तरह की एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल, रशिया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इवन यूएई, और इवन कुछ केसेस में हमारे एनिमीज जैसे कि चाइना के साथ भी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाती हैं, जहां पर कुछ उन देशों से
हम सीख सकें या फिर हमारी जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं उनके साथ हम साझा कर सकें। तो इस तरह की एक्सरसाइज बायलैटरल लेवल पर होती हैं, जैसे कि कॉप इंडिया है, वो इंडिया और अमेरिका की एक्सरसाइज है, या शक्ति एक्सरसाइज है, वो इंडिया और फ्रांस की एक्सरसाइज है। तो इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ या फिर फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ बायलैटरल लेवल पर करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज भी होती हैं जहां बहुत सारे देश मिलकर के एक्सरसाइज को कंक्लूड करते हैं, जैसे कि मालाबार एक ऐसी नेवल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया के अलावा और भी बहुत सारे देश हैं। तो बहुत सारी ऐसी वर्ल्ड लेवल पर भी एक्सरसाइजेज होती हैं जहां पर इंडिया पार्टिसिपेट करता है। अब आप लोग एज अ लेमन ये सोचते होंगे कि इन एक्सरसाइजेस को इतना ज़्यादा एम्फेसिस क्यों दिया जाता है, इतना ज़्यादा फोकस इन एक्सरसाइजेस पे क्यों किया जाता है। देखिए, अगर डोमेस्टिक एक्सरसाइज की बात की जाए तो पहले तो ये एक सबसे बड़ा पार्ट है, एक तो एक ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज है। तो ये चीज़ों को लिए आपको ट्रेन करती हैं कि कल वॉर लाइक सिचुएशन होगी तो आप किस तरह मूव करेंगे। दूसरा, ये कोऑर्डिनेशन को चेक करती हैं कि डिफरेंट यूनिट्स के बीच में किस तरह से कोऑर्डिनेशन बना हुआ है या कितने ज़्यादा वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। इसके अलावा ये टाइम फ्रेमवर्क पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए क्या टाइम फ्रेम में किस तरह चीज़ों को कंक्लूड किया जाता है, क्योंकि टाइम जो है उसमें बहुत सारे हिडन फैक्टर्स भी आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने कभी प्लान नहीं की होती, बट वॉर में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद फ्रेंडली फायर में हमने अपने ही हेलीकॉप्टर को शूट डाउन कर दिया। अब ये चीज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी ट्रेनिंग सेशन में ज़रूर डिस्कस की होगी, बट उसके बावजूद भी फेलियर हो गया। तो इस चीज़ों के लिए प्रिपेयर होने के लिए ही इस तरह की चीज़ें, इस तरह की एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की जाती हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ 1999 कारगिल वॉर का, जहाँ पर एक जैगवार को भेजा जाता है एक रैकी मिशन पे कारगिल में, और वो वहाँ से कुछ फिल्म्स लेकर के आता है और उन फिल्म्स को एनालाइज करने पर पता चलता है कि एक बहुत बड़ा एनिमी सप्लाई डिपो था मुंतोधालो में। और इसके बाद 4 मिराज को भेजा जाता है उस एरिया पर बॉम्बिंग करने के लिए, और वो सिंगल सॉटी में, एक ही सॉटी में वहाँ पर उस पूरे इलाके को फ्लैट कर देते हैं। 300 पाकिस्तानी सोल्जर्स वहाँ मारे जाते हैं। इसके अलावा जो पूरा सप्लाई डिपो था वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी का, जो कि सप्लाईज दे रहा था इंट्रूडर्स को जो कि हाइट पे बैठे हुए थे, वो पूरा जो डिपो है वो तबाह हो जाता है और पूरा का पूरा पाकिस्तानी ऑपरेशन की यहाँ कमर टूट जाती है और कारगिल वॉर इसके बाद एंड हो जाता है। तो एक पूरे वॉर को मोड़ देने का जो ये मिशन था वो सिंगल एक सॉटी में कंडक्ट किया गया। अब ये कैसे हुआ? ये किसी ना किसी एक्सरसाइज के दौरान जब हम इस तरह के एनिमी डिपोज को टारगेट करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं तो वहीं पर प्रैक्टिस किया गया होगा, इसीलिए एक बार में ही इस मिशन को अंजाम दे दिया गया। रिसेंटली बालाकोट में भी ऐसा ही हुआ, सिर्फ 4 मिनट के अंदर उस पूरे कंपाउंड को जो कि उस हाइट पे था बालाकोट में जुबार टॉप पे, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब ये सब चीज़ें भी किसी ना किसी एक्सरसाइज में ही डिस्कस की गई होंगी, सीखी गई होंगी, इनकी प्रैक्टिस की गई होगी। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइजेज हैं वो एनिमी की जो सिमुलेटेड टारगेट्स हैं, जब उनको डिस्ट्रॉय करते हैं तो वो हमें एक तरह का ना रियल जो सिनेरियो है उसका टच देते हैं, और इसी वजह से हमारे ऑपरेशंस में जो हमारी एक्यूरेसी है वो कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा इस तरह की एक्सरसाइजेस इंटर जो फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको भी इंक्रीज करने का काम करती हैं। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल लेता हूँ 1999 कारगिल वॉर का, जहाँ पर जब कारगिल वॉर शुरू हुआ तो उस समय हाइट पे बैठे हुए इंट्रूडर्स को टारगेट करने के लिए आर्मी के चीफ ने एयरफोर्स के चीफ से उस समय हेलीकॉप्टर सपोर्ट मांगा, बट हेलीकॉप्टर सपोर्ट एयरफोर्स चीफ ने देने से मना कर दिया, जिसका कारण था कि उस समय Mi-17 हेलीकॉप्टर्स थे जो कि उस हाइट पर नहीं फ्लाई कर सकते थे, क्योंकि कारगिल बहुत ऊपर है और जो टाइगर हिल है वहाँ पर एयर बहुत थिन है, वहाँ पर बहुत हल्के हेलीकॉप्टर्स जैसे कि चीता जा सकते थे, बट Mi-17 वहाँ नहीं जा सकते थे। तो और उन हाइट्स पर स्टिंगर मिसाइल से हिट होने का भी जो खतरा था वो लगातार मंडरा रहा था। तो यहाँ पर आर्मी और एयरफोर्स के बीच में एक विवाद उत्पन्न हो गया, जहाँ पर एयरफोर्स चीफ ने
इस चीज़ को बहुत समझाने की कोशिश की आर्मी को कि देखिए हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इस साइड पर इस तरह से ऑपरेट नहीं कर सकते। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल इनको कंधे पे रख करके फायर किया जाता है, उनसे हिट करने का जो खतरा था वो यहाँ लगातार बना हुआ था। और एयरक्राफ्ट इतनी हाइट पर तो खुद ही फ्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ एयर बहुत थिन है, बहुत पतली एयर है। तो ये सब चीज़ें आर्मी को थोड़ा सा समझाने में उन्हें समय लगा और वहाँ पर एक विवाद उत्पन्न हो गया। सो इस चीज़ को भी अवॉइड करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइजेस का किया जाना इस समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद अगर बात की जाए बायलैटरल और मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस की, तो इस तरह की एक्सरसाइजेस बहुत कुछ सिखाती हैं। सबसे पहले तो ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की जो फीलिंग है उसको प्रमोट करती हैं। इसके अलावा ये एक्सरसाइजेस ग्रेट ट्रेनिंग वैल्यूज़ को भी यहाँ पर इम्पार्ट करती हैं। एक्सपोजर यहाँ पर प्रोवाइड होता है क्योंकि दो देशों की जो फोर्सेस हैं वो उनके सिनेरियोज डिफरेंट हैं, उनके कंडीशंस डिफरेंट है, वो तो बहुत कुछ एक दूसरे से यहाँ पर सीखती हैं। इसके अलावा एक दूसरे की जो इंटरसेप्शन टेक्निक्स हैं और जो टारगेट हिटिंग प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में यहाँ पर बहुत कुछ सीखती हैं। बहुत डिफरेंट तरह के वॉर गेम्स जो हैं वो एक दूसरे को यहाँ पे सिखाए जा सकते हैं। तो इस तरह से जो ट्रेनिंग पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इस तरह की एक्सरसाइजेज में होता है, जहाँ पर एक दूसरे की जो फोर्सेस से जो देश हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं। इसके अलावा ये एक्सरसाइजेज डिफेंस डिप्लोमेसी का भी पार्ट है। डिफेंस डिप्लोमेसी का पार्ट किस तरह से है, जब दो देश एक दूसरे के करीब आते हैं यानी कि वो एक दूसरे के फ्रेंडली नेशन बनते हैं, तो वो इस तरह की एक्सरसाइजेस नॉर्मली कंडक्ट करते हैं इन अ गुड गेस्चर कि भाई हमारी जो फोर्स है वो आपकी फोर्स के साथ जो है इस तरह की एक्सरसाइज कर रही है। तो वो दो फोर्सेस जो हैं वो अब एनिमी फोर्स नहीं रही, वो एक दूसरे से क्या हो गई, फ्रेंडली फोर्स हो गई। और बहुत बार इस तरह की जो फोर्सेस हैं वो यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी एक दूसरे के साथ होती हैं, तो वहाँ पर भी एक दूसरे के साथ इस तरह की चीज़ें वो साझा करती हैं। तो एक तरह की ये डिफेंस डिप्लोमेसी है। इसके अलावा इस तरह की एक्सरसाइजेस एक दूसरे के हथियारों को टेस्ट करने का भी एक तरीका होता है। देखिए, जब फॉर एग्जांपल इंडिया और यूएस जो है वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, सो यहाँ पर मान लीजिए कि एयरफोर्स की कोई एक्सरसाइज है, तो यहाँ पर यूएस अपने एयरक्राफ्ट को यहाँ पर इंडिया के एयरक्राफ्ट जो कि ज़्यादातर रशियन ओरिजिन के एयरक्राफ्ट हैं उनके साथ टेस्ट करता है। सो यूएस और रशिया का 36 का आंकड़ा है और यूएस चाहता है कि रशिया के जो वेपन्स हैं उनके अगेंस्ट अपने वेपन्स को टेस्ट करे। तो वो इंडिया के साथ एक इस तरह की एक्सरसाइज कर लेगा जहां पर वो सुखोई के अगेंस्ट लेट्स से अपने एयरक्राफ्ट को टेस्ट करेगा, उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी शॉर्टकमिंग्स, वो सब यहाँ पर देखेगा। तो इसी तरह से इंडिया भी बहुत सारे ऐसे देशों के साथ इस तरह की एक्सरसाइज कंडक्ट करता है जहां पर वो उन सिस्टम्स के अगेंस्ट अपने वेपन्स को इस्तेमाल करता है जो कि पाकिस्तान के पास है या चाइना के पास है। इसी तरह पाकिस्तान भी सऊदी या फिर यूएई के साथ इस तरह की जो एक्सरसाइजेस कंडक्ट करता है। जैसे कि पिछले दिनों पाकिस्तान ने एक ऐसी एक्सरसाइज कंडक्ट की जहां पर वो रफाल्स के अगेंस्ट उन्होंने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट्स को टेस्ट किया, क्योंकि रफाल भारत का एक एयरक्राफ्ट है और हो सकता है पाकिस्तान को कभी इसको कन्फ्रंट करना पड़ जाए, तो इसीलिए पाकिस्तान ने उसकी टेस्टिंग अपने एयरक्राफ्ट के साथ जो है वो इस तरह की एक्सरसाइजेज में कर ली। इसी तरह चाइना भी इस तरह के बहुत सारे एक्सरसाइजेस करता है जहां पर वो उन वेपन्स को टेस्ट करता है जो कि एडवर्सरीज यानी कि उसके दुश्मन के पास वहां पर अवेलेबल हो। तो इस तरह से इस तरह की एक्सरसाइजेज जो हैं वो कहीं ना कहीं वेपन्स को टेस्ट करने का एक जरिया भी होती हैं, जो कि बहुत सारे देश अपने जो वॉर गेम्स हैं उनके लिए यहाँ पर इस तरह की एक्सरसाइजेस को यूज़ करते हैं। इस सब के अलावा इस तरह की एक्सरसाइजेस को आजकल के टाइम में दुश्मन की आंख में धूल झोंकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, एज अ वेपन ऑफ डिसेप्शन भी यूज़ किया जाता है, जैसा कि रशिया ने यूक्रेन वॉर के टाइम में किया। रशिया ने बहुत सारी फोर्सेस को अपनी बॉर्डर एरियाज में भेज दिया और दुनिया को ये बताया कि हम एक मिलिट्री एक्सरसाइज, एक मिलिट्री ड्रिल यहाँ कंडक्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी वॉर लाइक सिचुएशन में हमारी प्रैक्टिस किस तरह होने जा रही है। और जब फोर्सेस इस एक्सरसाइज को करने के लिए वहाँ पहुँच गई, तब उन्होंने इसी एक्सरसाइज के थ्रू, इन्हीं फोर्सेस के थ्रू वहाँ पर फाइनल अटैक लॉन्च कर दिया। तो कई सारे देश जब इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पर ये खतरा लगातार बना रहता है, क्योंकि उनकी फोर्सेस, उनके वेपन्स, उनके सारे सिस्टम वहाँ पर मौजूद होते हैं, बस उनको एक स्पार्क को लॉन्च करना है। इस तरह की बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज आजकल चाइना साउथ चाइना सी में लगातार करता रहता है, और कभी ना कभी जब वो ताइवान के ऊपर अटैक करेगा वो इसी तरह की एक्सरसाइज का सहारा लेके दुनिया को ये बताएगा कि हम एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और फाइनली अटैक लॉन्च कर देगा। तो इस तरह की एक्सरसाइजेस आजकल के टाइम में
वेपन ऑफ डिसेप्शन भी हो गई हैं, जो कि ट्रूप्स के मूवमेंट को या फिर हथियारों के मूवमेंट को कवर करने के लिए दुनिया को बताई जाती हैं। सो वायु शक्ति 2024 के बाद भारतीय वायुसेना इस तरह की 2 और एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट करने जा रही हैं, जो कि एक पहली एक्सरसाइज होगी अप्रैल में, जिसका नाम है गगन शक्ति, जहां पर तीनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ यहाँ कोऑर्डिनेट करेंगी। तीनों फोर्सेस का एक इंटीग्रेटेड कॉपरेशन यहाँ देखने को मिलेगा और ये एक्सरसाइज अब तक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज मानी जा रही है, जहां पर तीनों फोर्सेस के पर्सनल जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। और भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय सेना तीनों जो सेक्शन ऑफ फोर्सेस हैं वो तीनों इस एक्सरसाइज को लेकर के बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत हद तक ये डिसाइड करने जा रही है कि भारतीय वायुसेना उस समय में जब 2 फ्रंट वॉर होगी किस तरह यहां पर मूव करेगी। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जितने भी बेसिस हैं भारत में वो गगन शक्ति एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पिछली बार जब ये एक्सरसाइज हुई थी, यानी कि 5 साल पहले, क्योंकि ये हर 5 साल में कंडक्ट की जाती है, तो उस समय भारतीय वायुसेना ने अपने 11,000 सॉर्टीज 2 फेसेस में उस समय कंडक्ट की थी, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और अपने जो एसेट्स हैं उनको वेस्टर्न सेक्टर से उन्होंने ईस्टर्न सेक्टर में ट्रांसफर किया था, जो कि एक 2 फ्रंट वॉर की प्रैक्टिस का और एक शॉर्ट ड्यूरेशन की इंटेंस वॉर की प्रैक्टिस का एक डेमोन्स्ट्रेशन था। इसके बाद अगस्त में तरंग शक्ति नाम की एक एक्सरसाइज होने वाली है, जो कि एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होगी, जिसमें दुनिया के बहुत सारे देश, अप्रोक्सीमेटली 17 कंट्रीज यहां पर पार्टिसिपेट करेंगी। हालांकि इन कंट्रीज का भी नाम जो है डिक्लेयर नहीं किया गया, क्योंकि जून तक इन कंट्रीज का नाम डिक्लेयर किया जाएगा। इसमें यूएस, जर्मनी, ब्राज़ील, फ्रांस, इटली, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की कंट्रीज तो होंगी ही, बट बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज भी यहाँ इस एक्सरसाइज का पार्ट बनने जा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, जो कि पहली बार हमारे देश में कंडक्ट की जा रही है। तो इस तरह से भारतीय वायुसेना इस पूरे कैलेंडर ईयर में बहुत सारे ऐसे इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज करने जा रही है, बहुत सारी ऐसे एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने जा रही है, जहाँ पर वॉर लाइक सिचुएशन में और युद्ध की तैयारियों के लिए भारतीय वायुसेना यहां पर अपनी सारी कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करेगी। सो फाइनली अब हम इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जहां हम डिफेंस से रिलेटेड इसी तरह का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारी वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।